एनवीएस पीजीटी की तैयारी कैसे करें हम जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं वो सोचते हैं कि भाई हम कैसे स्टार्ट करें तैयारी करना किसी भी एग्ज़ाम की पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पढ़ना है 2 या 3 बार, कम से कम 2 या 3 बार सिलेबस पढ़ने के बाद आपने ये सोचना है कि सिलेबस में है क्या क्या, कौन कौन सी क्लास का है। और ऐसा नहीं है कि पेपर इजी आता है, पेपर इजी नहीं आता। पेपर का लेवल पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छा खासा हाई हो चुका है, जितना टाइम हमें वहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना सिलेबस 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में डालना है क्या क्या सिलेबस है। जैसे ये सिलेबस है हमारे पास, टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये एनवीएस का। तो इसमें क्या है, जैसे ये रियल नंबर 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब 7th या 8th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये सब 10th क्लास का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10th क्लास का टॉपिक है। फिर इसके बाद है 10th क्लास का दूसरे नंबर पे टॉपिक है पोलोनोमियल, ये भी 10th क्लास का है। उससे ज़्यादा ग्रेजुएशन में भी आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, खैर फैक्टर थ्योरम, ये सब आता है। 9th में क्लास में भी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी 10th क्लास में है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी 10th 11th सब में है। एपी चलती रहती है। ऐसे ही कैलकुलस 12th क्लास का है। इक्लूड ज्योमेट्री, ये आप लगा लो, इक्लूड ज्योमेट्री कब से स्टार्ट हो जाती है, 6 से स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से, और चलती रहती है, पता ही नहीं है। 6 से स्टार्ट हो के आगे ग्रेजुएशन तक, जैसे नीचे थ्योरम दी हुई हैं, ये सब थ्योरम ग्रेजुएशन में आती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जैसे एरिया एंड वॉल्यूम है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी भी 8-9 से स्टार्ट हो के हाई लेवल तक जाती है, 12th क्लास तक जाती है कम से कम, उसके आगे भी चली जाती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जैसे कि ये सब ग्रेजुएशन के टॉपिक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस क्लास का जो टॉपिक है, आपने वो टॉपिक उस किताब से पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये है कि आपने वो चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से पहले या बाद में जो भी थ्योरी गिवन होती है वो, उस चैप्टर के मिसक्लूनियस क्वेश्चंस, मिसक्लूनियस एग्जाम्पल्स, जो भी चीज़, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपने वो पढ़नी है। किसी के पास एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनवीएस ज़्यादातर एनसीईआरटी से पेपर बनाता है, लेकिन एनसीईआरटी का भी टॉप लेवल का क्वेश्चन देता है। वैसे आजकल किसी भी एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से पेपर बना दें। ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी से बना, या कहीं से भी बना सकते हैं। वो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन देता है, और उसके लिए हमारी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं कोचिंग सेंटर पे जाके कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद मेरा कुछ अच्छे से तैयारी हो जाएगी, हो सकता है कि वहाँ पे तैयारी अच्छे से करवा दें या हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क करके जाना पड़ेगा कोचिंग सेंटर पे। कोचिंग सेंटर वालों के पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें वो 2, 3, 4, 5, 6, आप खुद सोचो 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक का उनको सिलेबस कराना, वो किस स्पीड में जाएंगे, उनकी स्पीड क्या होगी। तो आपको एक तो उनकी बात समझने के लिए आपको पहले अपना होमवर्क का मतलब आपको पहले अपनी किताबें अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेंगी, 10th 11th 12th ग्रेजुएशन की भी। और मेनली फोकस टीजीटी के लिए तो मेनली फोकस करना पड़ेगा आपको 10th 11th 12th, उसकी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, देन आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, फिर आपको वहाँ पे कोचिंग सेंटर का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। अगर वैसे जो भी एग्ज़ाम क्लियर होगा वो सेल्फ स्टडी से होगा, कोचिंग सेंटर सिर्फ उसमें थोड़ा हल्का सा तड़का लगाने का काम कर सकता है, अदरवाइज़ आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बाकी जो जनरल पेपर है उस पर भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। अकेले सब्जेक्ट से भी काम नहीं चलता कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और अब बात ये है कि जैसे टाइमिंग की बात है, वहाँ पे टाइमिंग लिमिटेड है, तो वहाँ पे क्वेश्चन जब हम घर आके देखते हैं तो हमें लगता है हमें ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन मेन बात ये है कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, और झट से आपको विद इन 1 मिनट या क्वेश्चन निकल जाना चाहिए आपका, क्योंकि कट ऑफ अच्छी खासी जाने लग गई है, अब कट ऑफ नॉर्मल नहीं जाती। और जब एग्ज़ाम दे के आते हैं बच्चे तो कहते हैं पेपर टफ था, नहीं कोई पास भी हो गया, जैसे 100 में से 40 मार्क्स का सपोज कर लो अगर वो है,
तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। पीछे DSSB TGT का पेपर था फीमेल का, सभी बोले नहीं जिसके 40 मार्क्स भी आ गए सब्जेक्ट में उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ अच्छी खासी पिछले सालों में कभी इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई, इतनी हाई कट ऑफ जा रखी थी। तो आप ये इस बात पे मत भरोसा करो कि क्या है। जिस टाइम पे एग्ज़ाम देने के बाद जब वो कोचिंग सेंटर वाले भी पेपर का रिव्यू करते हैं तो कहते हैं बहुत हार्ड पेपर था, फलाना था, ढिमकाना था, लेकिन जब कट ऑफ देखो तो सारे कोचिंग सेंटर वालों की बात गलत साबित होती है। तो ना कोई कोचिंग सेंटर कुछ कर सकता है, ना कोई यूट्यूब चैनल। ट्रिक 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 वही रखो जो आज तक आप करते आए हो। आप अपने मेथड की ट्रिक बनाओ, जो मेथड आपको आता है आप उसमें से जितना शॉर्टकट मार सकते हो आप उतना शॉर्टकट मारो। लेकिन ट्रिक अभी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप अभी ट्रिक सीखोगे, किसी भी ट्रिक को क्लिक करने के लिए उस टाइम पे दिमाग में वो ट्रिक आनी, आप कितनी ट्रिक सीख लोगे। तो एकदम से आप ट्रिक सीखोगे, आप उसको पेपर में नहीं यूज कर सकते। तो ट्रिक यूज करने के लिए आपको उस ट्रिक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी ज़रूरी होती है। तो उसकी प्रैक्टिस करने में आप टाइम लगाओ। इससे अच्छा है कि जो मेथड से आप पढ़ते आए हो उसी मेथड की आप खुद अपने आप से ट्रिक बनाओ, तो वो ट्रिक वहाँ पे यूज़फुल होगी। अदरवाइज़ 100 में से 1% बच्चा होता है जो टीचर ट्रिक बताता है और वो एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो वो आपने समझना है कि आप कौन से हो, 99 में हो कि 1% में हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो बच्चे फ्रेशर नहीं हैं, जिन्होंने 2-3 एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। जैसे कि हर क्वेश्चन, हर चैप्टर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। 30-30 एक दिन में 20-25 क्वेश्चन निकालो आप ऑब्जेक्टिव टाइप, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के। ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक एक ही चैप्टर के क्वेश्चन लेके बैठे रहो। आपने सुबह किसी चैप्टर के 20 क्वेश्चन निकाल लिए, शाम को आप किसी और चैप्टर के 20 क्वेश्चन निकालो। एक चैप्टर पे फोकस मत करो। कहने का मतलब ये है कि आप सभी चैप्टरों को थोड़ा 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 सबके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करो। और आजकल तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने की बुकें भी अगर आपको मिल सकती हैं। जैसे आजकल NCERT ने या CBSE ने कह लो, CBSE 10th और 12th के फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाती है। तो जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो जो हाई स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, जो IIT या JEE की प्रिपरेशन कराते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत हाई लेवल की किताब लगवाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए। तो आप उन किताबों से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आप सिलेबस को पढ़ो 2-3 बार, उसके बाद वो टॉपिक्स पढ़ो किताब से, उसके बाद हर चैप्टर के अपनी अलग अलग प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर के 50-50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 60-60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालो आप हर चैप्टर के। फिर उसके बाद मिक्स करके पूरे सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालो। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। ना कोई कोचिंग सेंटर, ना कोई यूट्यूब चैनल कुछ नहीं करेगा जब तक आपको भी पता है कि पेपर कैसे निकलना है। कोई नहीं, ये बात हर बच्चे को पता होती है कि पेपर इस तरीके से निकलेगा। ना यूट्यूब चैनल देखने से पेपर निकलता है, ना किसी और चीज़ से, आपकी अपनी प्रैक्टिस से निकलेगा। अगर कोई और सब्जेक्ट होता हिस्ट्री का या कोई और जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, सिर्फ मार्क करने होते, तो हम मानते कि हाँ यूट्यूब चैनल देखने से हमारा काम चल जाएगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क करने हैं, हमें सॉल्व नहीं करना। मैथ में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप खुद घर पे नहीं निकालोगे पेपर में बात नहीं बनेगी।